वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक। और जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो अब हमारा लेक्चर होने जा रहे हैं दो हमारे खासकर परसेंटेजेस के, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पे हमारे कई सारे चैप्टर डिपेंड करेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, और उसके आगे भी हम काफ़ी सारे यूज़ करेंगे, प्लस DI में आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ये सब में यूज़ होगा। तो चैप्टर 6 हमारा परसेंटेजेस, 30th लेक्चर है हमारा ये इस वीडियो का। और बस अब हम क्या करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन कुछ परसेंटेज करके फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे आपके साथ एक टेबल और एक प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो बहुत ध्यान से ये दोनों वीडियोस आपको समझनी है क्योंकि ये हमारे फिर आगे के कई सारे चैप्टर की बेस है ये। तो हम इसे करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। परसेंट, परसेंट मींस परसेंट एज इन सेंचुरी, मतलब आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 मतलब क्या होता है, ये कंपैरिजन का मेथड है। जैसे रेशो भी क्या होता है, वो भी कंपैरिजन है। जब हम कहते हैं A:B = 1:2, तो हमें समझ में आता है B जो है A का डबल है। एक्चुअल वैल्यू नहीं पता चलती लेकिन एक कंपैरिजन पता चल जाता है। तो परसेंटेज का काम भी क्या है, ये साइन होता है परसेंटेज का, इसका काम भी क्या है, कंपैरिजन। जैसे मैं अगर आपको दो सिचुएशन दूं, मैं कहूँ कि ए सिचुएशन इज आपके मार्क्स हैं 60/75, ये एक सिचुएशन दे रहा हूँ। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आपके मार्क्स हैं, मान लिए 105/150। तो अब अगर इन दोनों सिचुएशन में कंपैरिजन करा जाए किसके बेटर हैं किसके कम हैं, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूँ, परसेंटेज मतलब इसको भी मैं आउट ऑफ 100 निकाल लूँ, तो ये हो जाएगा 60/75 × 100। तो 15 4 = 5, 5 से ये गया 20, यानी कि 80%। तो परसेंटेज में हम कह सकते हैं ये जो सिचुएशन है इसको हम 80% के इक्विवेलेंट कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं कहूँ 105/150 × 100, तो 15 10 और 15 7, तो ये सिचुएशन बन रही 70%। तो ये सिचुएशन देने की जगह इन स्टेट में आपसे कहता है कि 80% ज्यादा है या 70, तो आप फौरन कह देते 80% अच्छा है। परसेंटेज ने एक्चुअल में क्या करता है, बस हमें ये समझना है, परसेंटेज कंपैरिजन होता है और वो सिचुएशन को कन्वर्ट कर लेता है आउट ऑफ 100। तो 100 से कम है तो वो उसको बढ़ा के 100 तक ले आता है, और 100 से ज्यादा में कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो उसको रिड्यूस करके 100 पे ले आता है। तो आउट ऑफ 100 जैसी हो जाता है तब हम सीधे कंपेयर कर सकते हैं। तो अपने दिमाग में याद रखिए, परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100 हम कंपैरिजन कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है परसेंटेज की आइडेंटिफाइंग द बेस। कहीं भी परसेंटेज लिखी होती, जैसा अभी ऊपर वाले सिचुएशन में मैं कह रहा था 70% मार्क्स, तो ये 70% ऑफ समथिंग होते हैं। ये जो क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं बेस। तो परसेंटेज के क्वेश्चन करने हैं आपको, तो बेस आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हम किस बेस के टर्म में बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि किसी की अटेंडेंस है 80%, तो इसका मतलब है कि टोटल स्टूडेंट्स में से 80% उस वक्त प्रेजेंट है। मान लो कि क्लास की अटेंडेंस हम कह रहे हैं 80% है, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट में से 80% प्रेजेंट है। अगर हम कहते हैं रोहित स्कोर्ड 85, इसका मतलब 85% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। अगर हम कहते हैं कि नंबर इंक्रीज बाई 20%, इसका मतलब उस नंबर का खुद का 20% उसने इंक्रीज किया है। अगर हम कहते हैं प्रॉफिट वाज 40%, इसका मतलब 40% ऑफ द कॉस्ट। अगर हम कहते हैं सेल्स ग्रू बाय 35%, इसका मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार 35% इंक्रीज हो गई। तो जब भी आप परसेंटेज का क्वेश्चन करोगे, बिल्कुल बेस आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि बेस क्या है इस परसेंटेज की। जैसे अभी एक सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं। व्हेन 40% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 120, आंसर इज 80%। तो यहाँ पर देखिए इस परसेंटेज 40% ऑफ अ नंबर और ये 80% ऑफ द नंबर, यानी यहाँ पर दोनों की बेस सेम है।
मान लेते हैं हम नंबर है x, तो ये कह रहा है 40% ऑफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 120, तो इट इज इक्वल टू 80% ऑफ सेम नंबर। तो हम इस सिचुएशन को आगे सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हमें बेस क्लियर होनी चाहिए। सॉल्व कैसे करते हैं ये अभी हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, अभी हम बेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज 20% ऑफ 450? तो इसका मतलब है 20% ऑफ 450 निकालना है हमें। तो जब भी ऐसे परसेंट होता है तो इसे हम 20/100 लिख सकते हैं, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये जहां भी हम ऑफ वर्ड यूज करते हैं इसको हम चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया 20 दिस बाई 450, ये हो गया 1/5, और 5 से ये गए 90, यानी 20% ऑफ 450 इज 90। लेकिन अगर लैंग्वेज ऐसी लिखी 20% ऑफ व्हाट नंबर इज 450, तो हम मान लेते हैं नंबर इज एक्स, तो वो कह रहा है 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 450। तो ये हो जाएगा 20/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 450। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 450 इंटू 100/20। तो 20 से 5 टाइम्स 450 इंटू 5, ये आंसर हो जाएगा। तो लैंग्वेज हमें इसमें बहुत ध्यान रखनी होती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो अगर हम यहाँ एक एग्जाम्पल लें, से हटा देते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन 100 इज इंक्रीज्ड बाय 20%? अब इसमें बेस क्या है? 20% लिखा है खाली, इसकी बेस क्या होगी? जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगी तब तक आप इसकी इक्वेशन नहीं बना सकते। तो कह रहा है व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन 100 इज इंक्रीज्ड बाय 20%? इसका मतलब ये कह रहा है 100 का 20%। तो 20% ऑफ 100 हो जाएगा 20/100 इंटू 100, यानी कि 20। तो 100 को अगर 20% से इंक्रीज कर देंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 120। लेकिन अगर ऐसी लैंग्वेज है अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 20% बिकम्स 100, तो यहाँ अब इस 20% की बेस क्या है? तो बेस है वो नंबर खुद। तो हम नंबर पता नहीं मान लेते हैं एक्स, एक्स को इंक्रीज किया प्लस 20% ऑफ एक्स मिलके हो गया 100। ठीक, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा एक्स प्लस 20/100 इंटू एक्स इक्वल टू 100, यानी 1/5। तो x प्लस x/5 इक्वल टू 100। ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6x/5 इक्वल टू 100, और फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो लैंग्वेज को रीड करना प्लस बेस को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसके बाद पूरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूरे क्वांट्स का, एक परसेंटेज वाली टेबल और एक उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज 30% ऑफ दिस इज सेम एस, इन ऑप्शन में से कौन सा सेम है? तो देखिए 30% को हम लिख सकते हैं 30/100, ऑफ को कर लेंगे मल्टीप्लाई इंटू 480। तो इनमें से किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? तो देखिए ये हो गया 15, 15 का मतलब है 13 का हाफ हो गया, और इधर हो गया 56। तो ये दोनों परसेंटेज आपस में इक्वल हैं, ऑप्शन ए की। लेकिन यहाँ पर 240 है तो ये गलत हो गया। इसी तरीके से 60 करेंगे तो देखिए 30 का डबल हो गया। हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 30, 28 को ऐसे ही रहने देते हैं, और 240 दिस। तो 240 इधर 2 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 480। यही सिचुएशन आ जाएगी जो एक्चुअल में क्वेश्चन में दे रखी थी। आंसर इज दिस। तो हमें यहाँ पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हम बस उसे आपस में चेंज करके देख सकते हैं, कन्वर्ट करके। देन सिचुएशन दे रखी है, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क अकाउंट्स फॉर 75%। तो यहाँ देखिए कि किसकी बेस क्या है, 75% की वैल्यू है टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, मतलब मिल्क प्लस वाटर, जितना भी वॉल्यूम है उसका 75% मिल्क है।
तो कह रहा फाइंड अमाउंट ऑफ मिक्सचर इफ इट कंटेन 28 लीटर ऑफ वाटर। तो ये कह रहा है कि मान लो ये मिक्सचर है, इसमें मिल्क है और वाटर है। मिल्क कितना है 75%, तो वाटर कितना हो जाएगा 25, और टोटल को हम मान सकते हैं 100%। अब वो क्या कह रहा है, ये जो 25% है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 28 लीटर को, तो 100 कितने को कर रहा होगा। तो अगर किसी चीज का 25% 28 है तो 100% क्या होगा उसका 4 टाइम्स। तो 28 × 4 56 का डबल 112। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ मैन मिक्सेस वाटर इक्वल टू 20% ऑफ द मिल्क ही हैज। यहाँ देखिए बेस दे रखी है इस बार। कितना मिक्स कर रहा है वो, वाटर 20% ऑफ मिल्क ही हैज। तो वाटर नाउ अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द मिक्सचर। तो आंसर देखिए 20 नहीं होगा, यहाँ 20% ऑफ मिल्क है। अब वो पूछ रहा है वाटर कितना परसेंट है ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ बेस चेंज हो गई है, ये ध्यान रखना। तो आंसर 20 नहीं होगा। तो अगर इसे हम सिंपल समझना चाहें, हम मान लेते हैं लेट मिल्क इज इक्वल टू 100 लीटर। तो उसमें वाटर उसने कितना मिक्स किया, इसका 20% यानी 20 लीटर। तो दोनों मिलके मिक्सचर हो गया 120 लीटर, और उसमें वाटर है 20 लीटर। तो कितना परसेंट बन गया, 20/120 × 100%। ये हो गया 1/6 से हम डिवाइड करेंगे तो 16.66%। यानी आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। तो वाटर देखिए सेम है 20 लीटर ही है, लेकिन जब मिल्क के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं 100 के रेस्पेक्ट में तो वो 20% दिख रहा है, लेकिन टोटल मिक्सचर के टर्म में कह रहे हैं यानी 120 लीटर में 20 लीटर इज 16.66%। नेक्स्ट कह रहा है ए सैलरी इज 80% ऑफ बी सैलरी, whereas B salary is 80% of C salary. What percentage of A salary is C salary? तो यहाँ देखिए हम सबसे बेस ले सकते हैं C को। लेट C इज इक्वल टू मान लेते हैं 100 रुपीज की सैलरी है, तो B हो जाएगा उसका 80% यानी 80, और A हो जाएगा 80% ऑफ B, इसका भी 80%, तो 64। अब वो पूछ कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ A सैलरी इज C सैलरी। A का कितना परसेंट है C सैलरी। तो सी की सैलरी है 100 और ए की है 64, तो कितने परसेंट बनेगा ये हम निकाल लेंगे इस तरीके से सॉल्व करके। तो 4 से हम कर सकते हैं 16, ये हो जाएगा 25। 4 से फिर इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो 625/4 यानी कि 150 से कुछ ऊपर आ रहा है, यानी ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं ताकि हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाए। मोहन स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट। रेंट में वो खर्च कर रहा है 40% ऑफ इनकम। 20% ऑन फूड, तो देखिए सबकी बेस सेम है 20% ऑफ इनकम। 10% ऑफ एंटरटेनमेंट एंड सेव्स द रेस्ट। तो खर्च कितना उसने कर दिया 40 60 10, 70% ऑफ इनकम तो खर्च कर दी, तो उसकी सेविंग्स हो गई। 100 में से 70 माइनस करेंगे 30% ऑफ इनकम। तो अगर वो 4380 कह रहा है तो बताओ उसकी टोटल इनकम कितनी है। यानी वो कह रहा है कि 30% की वैल्यू है 4380, तो 100% की कितनी होगी। तो हम सीधे यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, 0 से 0, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 146। तो आंसर हो जाएगा 14600। दिस वन 100% का मतलब हो जाएगा 146 × 100। तो यहाँ देखो सबकी बेस सेम थी परसेंटेज की, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि उसमें बेस अलग हो। जैसे यहाँ पर है देखो, अ पर्सन गेव 20% ऑफ इनकम हिज टू हिज एल्डर सन। मान लो ये उसकी इनकम है, तो उसका 20% वो दे देता है अपने एल्डर सन को।
30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन। तो देखिए रिमेनिंग कितना हुआ उसके पास, 80% इज रिमेनिंग। इस रिमेनिंग का 30% वो यंगर सन को देता है। तो यंगर सन के पास आता है 30% ऑफ 80% ऑफ इनकम, एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड। तो अब उसके पास बचा कितना बैलेंस, तो जितना बैलेंस बना उसका 10% वो क्या है, एक ट्रस्ट को दे देता है। और जो उसके पास रुपीस बचे वो कितने बच रहे हैं, 10080। तो ये सिचुएशन है। तो ये मैंने डायग्राम बना के आपको समझाया है। अब हम इसको क्या करते हैं, कुछ अपनी तरफ से एज्यूम करके चलते हैं। लेट इनकम इक्वल टू, देखिए एक तरीका क्या था कि आप इसमें ऑप्शन में से लेके स्टार्ट कर सकते थे। ऑप्शन से लेके आप चेक कर लेते किसको ये मैच कर रहा है। तो एक तरीका हमारे पास था सीधे किससे करना, ऑप्शंस। दूसरा में क्या है, वैल्यू एज्यूम करके कर सकते हैं। तो एक्स भी मान सकते हैं और कोई और वैल्यू भी मान सकते हैं। मैं कुछ और वैल्यू मान के चल रहा हूँ 1000, क्योंकि एक्स में ये क्या होगा, फ्रैक्शंस बन जाएंगे। तो मैंने मान लिया इनकम थी 1000, तो उसका 80%, यानी कि सॉरी 20%, इसका 20% कितना हो गया, 200। तो 200 तो उसने एल्डरसन को दे दिए। तो उसके पास कितने बचे, रिमेनिंग जो बचे 800। इस 800 का 30% वो उसने यंगर सन को दे दिया। तो इसका 30% हो गया 800 का, 30/100 इंटू दिस करेंगे 240। तो उसके पास कितने बचे, 70%, यानी इसके 560। अब इसका 10% जो था वो उसने ट्रस्ट को दे दिया। तो ट्रस्ट के पास इसका 10% गए, यानी 56। और जो बैलेंस बचना चाहिए था वो 560 माइनस 56, यानी 504 रुपीज होता। अब देखिए यहाँ हम इसको प्रोपोर्शनलिटी का एक यूज केस कर रहे हैं। यानी हमने मानी थी इनकम अगर 1000 है तो उसके पास कितनी सेविंग हो रही है, 504। लेकिन क्वेश्चन में दिया है उसकी सेविंग एक्चुअल में कितनी है, 10080। तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए 504 का डबल है ये, यानी कि 2 × 0 20 से। तो इनकम भी क्या होगी, 20 से डबल हो जाएगी, यानी 20,000 इज द आंसर। ये उसका आंसर हो गया। आप एक्स से करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको करने का सही तरीका या तो ऑप्शन से आप सेलेक्ट करके कर लो, या फिर जिस तरीके से मैंने अज्यूम की वैल्यू उस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। तो यहाँ 10% का क्या मतलब है, टोटल जो वोटर्स है। तो जो टोटल वोटर्स थे उसमें से क्या हुआ, 10% ने वोट नहीं दिया, वोट ही देने नहीं आए। तो कितने बचे हमारे पास, 90% ऑफ वोटर्स बचे। 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। अब इसका क्या हो गया, 10% क्या होगा, इनवैलिड हो गए। तो हमारे पास कितने बचे, 90% ऑफ वोटर। अब इसमें से क्या हुआ, दो पार्ट में ये ब्रेक हो गया। एक को मिले इसके 50%, इसके 50%। तो दूसरे को जाहिर सी बात है कितने मिले होंगे, 46%। और कितने से जीत गया ये, 1620, यानी इन दोनों के डिफरेंस जो है वो है 1620। तो बताओ नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे एनरोल्ड, ये वैल्यू पूछ रहा है कितनी थी। तो अगेन इसको करने का तरीका, एक तरीका है ऑप्शंस, आप ऑप्शन से लेके कर लो। दूसरा तरीका है कि हम मान लेते हैं टोटल वोटर्स जो थे वो, अगेन फिर हम मान लेते हैं 1000। 100 भी ले सकते हैं, एक्स लोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 1000 में से क्या हुआ, 10% तो वोट देने ही नहीं आए। तो कितने बचे हमारे पास, 900। इसमें से 10% वोट्स क्या हो गए, इनवैलिड। तो हमारे पास हो गए इसका 90%, यानी 810। अब इस 810 में एक को 54% मिले हैं और एक को 46।
तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 8%। तो 8% ऑफ 810 का मतलब हो गया 8/100 इंटू 810, 0 से एक 0। अब ये देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, थोड़ा सा और मैं नीचे कर लेता हूँ इसे। यस, तो 8 8 8 जा 64, तो 64.8 आ रही है। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन है 1620, तो हमें देखना पड़ेगा ये कितना मल्टीप्लायर लगेगा। उसी मल्टीप्लायर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। तो 64.8 और 162 में कितना रिलेशन है हमें ये देखना पड़ेगा। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1620 अपॉन 648 इंटू 10 से। तो ये देखिए 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 16 4 जा 64, दिस ये आ गया 4, और ये हो गया 10। तो 10 इंटू 10 अपॉन 4, यानी 100/4, यानी कि ये कैंसिल आउट होके बचेगा 25। तो मल्टीप्लायर ऑफ 25 चाहिए। जब यहाँ मल्टीप्लायर ऑफ 25 लगाएंगे तो 25,000। ये जो हम मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। जिसको इस कॉन्सेप्ट को समझने में डिफिकल्टी हो रही है, आप इस चैप्टर को देख लेना जाके। ये अर्थमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट आपस में रिलेटेड हैं, और यही तरीका होता है सही करने का। अब वैसे कैलकुलेशन करोगे तो करते ही रह जाओगे फिर। आंसर इज दिस। देन रोहित स्कोर्ड 50% of maximum marks in an exam and yet failed by 12%। तो देखिए ये मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स हैं जो रोहित स्कोर कर सकता है, उसका उसने क्या किया 50%, यानी उसका हाफ इसने किया है। और तब भी वो कितने से फेल हो गया, 12 मार्क्स से। यानी 12 और लेके आता तो वो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स हम मान लेते हैं यहाँ पर है। सेकंड सिचुएशन में वो क्या कह रहा है, हेड ही स्कोर 10% मोर, यानी 50 से वो 10% और ज्यादा ले आता है, यानी 60% ले आता। तो उसके जस्ट गॉट मार्क, सॉरी, तो कह रहा है कि अगर 10% और लाता तब उसके जस्ट पासिंग मार्क्स होते। तो यानी वो 10% और लेके आता। यहाँ परसेंटेज की बेस क्या है देखो, 50% ऑफ द मैक्सिमम, 10% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। तो हमें यहाँ दोनों में कंपेयर करने में सीधे सीधे दिख रहा है 10% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 12। यही तो 12 नंबर कम रह गए थे ये, और परसेंटेज में 10% के बराबर है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, 100%, यानी कि इसका 120। आंसर हो जाएगा 120। देन ए स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड। तो ये अगेन फिर से देखिए मैक्सिमम मार्क्स हम लेते हैं। किसी के ए के कितने आए, 30% ए के लिए, और वो पासिंग मार्क्स से कितने कम रह गया, 15। अगर बी ने स्कोर किए 40% और उसके पासिंग मार्क्स से 35 ज्यादा आ गए, तो ये शो कर रहा है कितना, 40%, और उसके पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा आ गए, 35। जबकि ए के आए थे 30%, तो वो 15 से फेल हो रहा था। तो बताओ पास परसेंटेज कितनी है। तो देखिए बहुत आसान है, आप सिंपल ये समझिए कि ये 30% है, ये दिस, तो ये जो बीच में डिफरेंस है ये एक्चुअल में कितना है, 10%। तो 10% ऑफ पासिंग मार्क्स, 10% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू कितने नंबर है, 15 + 35, 40 मार्क्स। ठीक। तो 10% रिप्रेजेंट कर रहा है 40 मार्क्स को। तो 15 मार्क्स कितना परसेंटेज के बराबर बनेगा। आप सिर्फ इस तरीके से समझो कि ये 15 मार्क्स हैं, ये 35 मार्क्स हैं, ये मिलके बन रहे हैं 10%। इसके बीच में कहीं पे पासिंग परसेंटेज है, पासिंग मार्क्स है। तो ये 15 कितने परसेंट को कर रहा है, या 35 कितने को कर रहा है। ठीक। तो 15 प्लस, सॉरी, 15 + 35, ये हो जाएंगे 50। तो 10% एक्चुअल में शो कर रहा है 50 मार्क्स को।
तो 1% शो कर रहा है 5 मार्क्स। तो अगर हम इस 30 से देखें तो उसको 3% और चाहिए एक्स्ट्रा, यानी 33%। और इस एंड से अगर हम देखें वो कितने ले आया था पहले, 40%। और ये 35 मार्क्स ज्यादा थे, तो 35 मार्क का मतलब हो गया 7%। तो यानी 33। तो दोनों में से किसी भी सिचुएशन से हम निकाल सकते हैं, आंसर होगा 33%। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, सेम रिपीट हो गया। देन इस कॉन्सेप्ट का लास्ट, फिर हम जल्दी से अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे। अ क्लास हैज 2 सेक्शंस। तो देखिए ये मिक्सिंग है, जो हमने एवरेज के चैप्टर में पढ़ा था, मिक्सचर एंड एलिगेशन, वही मिक्सिंग हो रही है इस बार। A class has 2 sections which contain 20 and 30 students. Pass percentage is 80 and 60. तो पास परसेंटेज ऑफ द होल क्लास। तो हम या तो फार्मूला लगा सकते हैं, C1W1 प्लस C2W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो C1 की वैल्यू है 80%, C2 की वैल्यू है 60%। इस क्लास में है, यानी इसकी वेटेज है 20 और इस क्लास की वेटेज है 30। तो इस कॉन्सेप्ट से करेंगे, या फिर जो हमने पढ़ा था स्केल बैलेंसिंग। तो ये है 80% इधर, और इधर है 60%। इसके बीच में सी एवरेज की वैल्यू कहीं आएगी। इसकी वेटेज है 20 और इसकी है 30। तो हमारी एक्चुअल वेटेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनका रेशो। तो 2:3, ये रेशो उल्टा करके हम लिख लेते हैं, ये है 3 और ये हो जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं 3 और 2, यानी कि 5 पार्ट इज इक्वल टू 80 - 60, 20%। 1 पार्ट इज इक्वल टू 4%। तो 80 में से पर 3 पार्ट्स माइनस कर दो, या 60 में 2 पार्ट्स प्लस कर दो। तो हम 60 में 2 पार्ट्स प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 68%। तो आंसर विल बी 68%। ठीक, ये सब एवरेज के चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, मिक्सचर एंड एलिगेशंस। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो अब शुरू हो रहा है। ध्यान से आप समझिएगा। पहली बात, आज की क्लास में मैं सिर्फ आपके साथ टेबल डिस्कस करूंगा, प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। और फिर हम देखेंगे इसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो में कि कितने हम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और फिर उसके आगे के सारे चैप्टर, प्रॉफिट लॉस, CISI, और भी आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे, प्लस DI में कि कैसे यूज होगी ये सब। तो सबसे पहला काम, आपको ये टेबल याद करनी है। दिस टेबल इज यूज फॉर कन्वर्जन। परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, कुछ भी कन्वर्ट करने के लिए। तो 1 को हम लेंगे हमेशा 100%। तो 1/2 इसका हाफ हो जाएगा 50%। 1/3 हम कहेंगे 33.33%। 1/4 हो जाएगा 25%। इसी तरीके से 1/5 हो जाएगा 20। तो अगर हमें कभी 2/5 की वैल्यू लिखनी है तो 1/5 का डबल 40%। 4/5 लिखना है तो 1/5 का 4 टाइम्स, यानी 80%। और यही इक्वल टू हो जाएगा 0.8। तो हम 0.8 को कभी भी 4/5 कर सकते हैं, 4/5 को कभी भी 80% कर सकते हैं, 80% को कभी भी 0.8। तो ये हम कन्वर्जन हमें आना चाहिए। 0.8 को 4/5 लिख सकते हैं, 4/5 को 0.8 लिख सकते हैं। 80% को 4/5, 4/5 को 80%। ठीक। तो ये हमें याद रखना है। इसी तरीके से ये सारी टेबल है, ये 1/20 तक हमें याद रखनी है। 1/6 की वैल्यू है 16.66%। 1/7 की वैल्यू है 14.28%। तो हम इसको कभी भी 0.1428 कर सकते हैं। मान लिया कहीं आपको दे रखा 2/7, तो 2/7 हो जाएगा इसका डबल, यानी 28.56, या फिर 0.2856, सीधे ही आ जाएगी वैल्यू। इसमें जो दो इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। 1/9 इज 0.1111, या परसेंटेज में 11.11%। तो अगर कहीं पे 4/9 लिखा है तो वो हो जाएगा सीधे सीधे 44.44%।
7/9 लिखा है तो वो हो जाएगा 77.77%। तो ये अपॉन 9 और अपॉन 11 वाले में थोड़ा हमें कंफ्यूजन होता है, तो वो हमें ध्यान रखना है। 1/11 होता है 0.9, 0.9%, यानी डेसिमल में 0909। तो अगर कहीं भी लिखा है 5/11 तो वो हो जाएगा 9 का फिफ्थ मल्टीपल 45.45%, यानी 0.4545। 7/11 हो जाएगा 9 का 7 मल्टीपल 63.63%, यानी 0.6363। ये वैल्यूज हो जाएंगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो रही है, यानी 4/11 की वैल्यू हो जाएगी 0.3636। कोई आपको डिवीजन की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं। तो ये टेबल आपको बहुत ही अच्छे से याद करनी है 1/20 तक। ये सारे चैप्टर नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल में दे दिए हैं आपको, वहां से आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इस टेबल को बहुत अच्छे से याद करना है आप लोगों को जरूर। तभी आप आगे के चैप्टर को कवर अप कर पाओगे, वरना जितनी देर में मैं आंसर निकाल दूंगा आप सोचते रह जाओगे कि वैल्यू कहाँ से आई। अगर ये टेबल और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर याद है तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे। तो जैसे डीआई में कभी कभी हमें ऐसी वैल्यूज निकालनी पड़ती है, तो 16.66 हमें पता होना चाहिए 1/6 होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यानी इसकी वैल्यू होगी सीधे 8। 12.5 इज 1/8, ये हो जाएगा 180। तो 90 का हाफ 45, यानी 22.5। 27.27 देखो 9 का थर्ड मल्टीपल है, यानी 3/11 इंटू 165। तो ये हो गया 45 आंसर। 44.44, तो यानी ये हो जाएगा 4/9, 7 यानी कि 28। 6.25 ऐसे ही कर देंगे हम, 6.66। तो ये सब टेबल याद करनी है। और देखिए 6.25 के लिए आपको ये बार बार रेफर नहीं करना, आपको इतने अच्छे से याद कर लेना है कि 6.25 ये होता है, और 6.66 1/15। तो ये 1/16 इंटू 32 हो जाएगा, तो 2। 1/15 इंटू 75 हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हम सीधे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये अब 1/1 याद कर लिए, बाकी को तो हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब आते हैं पूरा क्रक्स ऑफ द चैप्टर हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किसी भी सिचुएशन में हेल्पफुल होता है जहां पे परसेंटेज इन्वॉल्व होती है, यानी प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ग्रोथ रेट, इन डीआई, हर जगह हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, मान ले कि कोई वैल्यू है, ए को मान लेते हैं हम 120। अब ये इंक्रीज हो रहा है बाई 10%, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट चलेगा, हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा बेस वैल्यू इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। तो हमारा बस ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज करेंगे। तो बेस वैल्यू यानी जिसमें चेंज हो रहा है, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 120। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या आएगा, बस यहाँ आपको समझना है। देखिए इंक्रीज बाई 10%, तो 10% का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है 1/10। तो अगर इंक्रीज हो रहा है 10% का, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 11/10। तो 120 को मल्टीप्लाई कर दो 11/10 से, 12 11 जा 132, ये फाइनल वैल्यू हो गई। अगर डिक्रीज होता, मान लो डिक्रीज ऑफ 10%, तो 10% का इक्विवेलेंट तो वही रहता, लेकिन डिक्रीज ऑफ 10% के लिए 1 में से माइनस कर देते, तो ये बन जाता 9/10। तो वैल्यू हो जाती 120 इंटू 9/10, 12 9 जा 108। तो आंसर हो जाता 108। तो ये सीधे एक फैक्टर से हम सबको एकदम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यही हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा। जब हम परसेंटेज इंक्रीज करेंगे, परसेंटेज जब इंक्रीज हो रही होगी तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ग्रेटर देन 1 आएगा। परसेंट डिक्रीज हो रहा होगा तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 के बराबर, वो सॉरी 1 से कम होगा। और नो चेंज होगा
तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इक्वल टू 1 होगा। तो बस यही चीज हमें दिमाग में रखनी है, और सीधे यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, बेस वैल्यू इनटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। बस। तो कहीं भी परसेंटेज चेंज हो रहा होगा तो हम सीधे इससे निकाल लेंगे। ठीक। अब मैं तीन छोटे से एग्जाम्पल देके फिर आगे हम डिस्कस कर लेंगे। मान लो वैल्यू है 144, और ये इंक्रीज हो रहा है इसमें, हम ले लेते हैं 12.5% का इंक्रीज। तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या होगी। तो हम लिखेंगे बेस वैल्यू इनटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो 12.5 का इक्विवेलेंट होता है 1/8। तो क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 9/8। इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हो कितना होगा। तो 8 से अगर हम इसे डिवाइड करें, 8 1 जा 8, दिस 18, 18 9 जा 180, में से 18 माइनस कर दो 162, ये आ गई वैल्यू। अब मान लो हमें ये दिया होता है कि कोई बेस वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन इसमें 10% डिक्रीज हुआ था, और ये फाइनल बन गया 990। उसकी फाइनल वैल्यू दे रखी है इस बार। तो देखिए, हमें कोई मेथड में अपने फार्मूले में कोई चेंज नहीं करना। हम बेस वैल्यू को बेस वैल्यू ही लिख लेंगे। इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होगा, ये ध्यान रखना है बस। तो देखिए, 10% का इक्विवेलेंट होता है 1/10, और डिक्रीज हो रहा है तो 1 माइनस कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 990। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी बेस वैल्यू थी उसकी 1100। तो सिंपल आ जाता है। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है वो है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कब यूज होगी, जब आपको इन तीन में से क्या दे रखा होगा, बेस वैल्यू दे रखी है और फाइनल वैल्यू, और आपसे पूछा होगा कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ठीक। जैसे मान लो मैं आपको से कहूं कि बेस वैल्यू थी 144, और फाइनल वैल्यू हो गई 169, मान लो, या फिर फाइनल वैल्यू मान लेते हैं हम इसकी 160। तो बताओ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। बड़ी वैल्यू हो गई तो इंक्रीज हुआ होगा। तो देखिए, हमारे पास सिंपल इसका तरीका क्या है, हम यही फार्मूला फिर से लिखेंगे। हर केस के लिए हमारे यही मेथड रहेगा। तो हम लिखेंगे 144 इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज इक्वल टू 160। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज 160 अपॉन 144। तो 16 10 जा 16 9 जा 10/9 आ गया मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। अब देखिए, डायरेक्ट इस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से हम बता देंगे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हुआ है क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू है। अब देखिए, अगर यहाँ पे ये 9/9 होता, मान लिया मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, तो ये हो जाता 1, यानी कि नो इंक्रीज नो डिक्रीज। लेकिन ये न्यूमरेटर 9 की जगह क्या पहुंच गया 10, तो कितना यूनिट इंक्रीज 1 आउट ऑफ 9। और 1/9 हमें टेबल से याद है, 1/9 इज इक्वल टू 11.11%। यानी अगर कोई वैल्यू 144 से 160 हो रही तो उसमें कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 11.11। तो ये तीनों केसेस हैं जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज करते हैं, सेम फार्मूले से करते हैं, और एकदम हमें एक लाइन में आंसर मिल जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बेस पे सारे क्वेश्चन अब सॉल्व करूंगा। आगे के प्रॉफिट लॉस के भी सब इसी से हो जाएंगे, CISI पूरा इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। तो इस वीडियो को बार बार देखो, जितनी बार समझना है अच्छे से समझ लो। अब इसका देखिए, ये 4 5 एग्जाम्पल और मैं देके आपको समझा देता हूँ। कि अगर n इंक्रीज हो गया 8.33% से, तो हम क्या लिख सकते हैं उसे, यानी बेस वैल्यू n वो इंक्रीज हो रहा है कितने से, 8.33। तो पहले तो हमें 8.33% का पता होना चाहिए इक्विवेलेंट। तो देखिए, जिसमें भी 0.33 आती है उसमें 3 का मल्टीपल का डिवीजन जरूर होगा। जैसे 1/3, 33.33।
16.66, 1/6, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 8.33 कितना हो जाएगा, 1/12। तो क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस कर देंगे, यानी हम n को मल्टीप्लाई कर देंगे 13/12 से। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 9.09%। तो 9.09% होता है 9 का पहला मल्टीपल 1/11 के बराबर। इंक्रीज हो रहा है तो इसमें क्या कर देंगे, 1 प्लस, तो हम लिख देंगे न्यू लेंथ इज इक्वल टू ओल्ड लेंथ इंटू 12/11। प्राइस डिक्रीज बाई 12.5%, तो 12/5% इक्वलेंट होता है 1/8 के। अब ये डिक्रीज हो रहा है तो 1 में से इसे माइनस कर देंगे, तो हम लिख देंगे न्यू प्राइस इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस इंटू 7/8। अब कह रहा है राम मार्क्स आर 30% लेस देन श्याम मार्क्स। तो राम मार्क्स कितने, 30% लेस है। तो 30% लेस के लिए, 30% के लिए फैक्टर बनेगा 3/10, और लेस करना है तो उसको कर देंगे 7/10 से मल्टीप्लाई। ठीक। तो ये तो सिंपल थे। अब ये देखिए दो लास्ट के जो हैं ये अच्छे से एक बार समझ लेते हैं हम। वो कह रहा है a इज इक्वल टू बी इंटू दिस। a को हम लिख सकते हैं इक्वल टू बी इंटू 13/11। तो बताओ a इज कितना परसेंट ग्रेटर या लेसर है। तो पहले तो ये डिसाइड करो ग्रेटर है या लेसर है। तो b देखिए जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है ये हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है। तो यानी a जो है वो b से बड़ा आएगा। तो a इज ग्रेटर। अब कितना ग्रेटर है ये हमें कौन बताएगा, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बताएगा कितना ग्रेटर है। तो देखिए अगर ये 11/11 होता तो सेम होता, 11 की जगह 13, यानी 2 यूनिट्स बढ़ गया आउट ऑफ 11। 2/11 परसेंटेज में बन जाता है 18.18%। तो सीधा आंसर हो गया ए इज 18.18% ग्रेटर देन बी। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधे एक लाइन में आंसर। न्यू लेंथ इज इक्वल टू ओल्ड लेंथ इंटू 15/16। तो लेंथ अब इंक्रीज हुई या डिक्रीज, तो देखिए मल्टीप्लीकेशन फैक्टर पे ध्यान दिए, ये क्या है, लेस देन 1 है। तो लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज्ड। और कितने परसेंट से डिक्रीज ये कौन बताएगा हमें, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ये अगर 16/16 होता तो 1 के बराबर होता, तो कितने यूनिट डिक्रीज हो गया, 1 आउट ऑफ 16। 1/16 इज 6.25%। तो डिक्रीज बाई 6.25, ये हमारा आंसर। तो कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधे ही आप वैल्यू देख के बता सकते हो कितना इंक्रीज है, कितना डिक्रीज है, कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज है। तो आप फिर से मेरी बात अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, ये टेबल प्लस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद कर लिए। कई सारे चैप्टर, पूरा अर्थमेटिक प्लस डीआई सब इसी पे बेस्ड है। तो इस लेक्चर को और इसका नेक्स्ट लेक्चर, दिस लेक्चर प्लस जो नेक्स्ट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई सारे कॉन्सेप्ट जो हैं जिस पे क्वेश्चंस आते हैं ये सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। प्लस डीआई में भी आपको इस सब की ही जरूरत पड़े। तो अच्छे से कर लिए, इसे समझ लीजिए। और आपका कोई भी सजेशन या कुछ कमेंट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।